डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो गाइस, तो ये है पार्ट थर्ड ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ओके, लास्ट पार्ट में हमने स्टडी करा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में डिफरेंट बेसिस पे कि कौन सा अपना एनर्जी कंपाउंड्स का प्रोडक्ट है, ठीक है, कौन बायोमॉलिक्यूल्स बनाता है, कौन एंजाइम्स को एक्टिवेट और इनहिबिट करता है। उसके बाद हमने देखा था कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के क्या रोल है, ओके, उनको किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जा रहा है और क्या उनका फंक्शन है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अपना फिनिश हो गया था, अब हमें स्टार्ट करना था माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अपना पहला कौन सा था यहाँ पे, आयरन। तो आयरन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, Fe3+ फॉर्म में, और वी कैन से फेरिक आयंस फॉर्म में। अब जैसे देखो अपना नाइट्रोजन जो था वो ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड था, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा हमें क्या ज़रूरत होती है, किसकी, आयरन की, ठीक है। इट इज़ रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट्स इन कंपेरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका, प्रोटीन, इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक फेराडॉक्सिन। फेराडॉक्सिन अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम याद होगा तो वहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ साइटोक्रोम्स जो होते हैं उसके अंदर भी आयरन प्रेजेंट होता है, और वहाँ पे इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है फ्रॉम Fe2+ टू Fe3+, ठीक है। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 2+ से कौन से स्टेट में चला गया, 3+ में। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये एक्टिवेट करता है एंजाइम कैटलेस को, ठीक है, और ये एंजाइम किस लिए एसेंशियल होती है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। अब देखो इसके अगर डिफिशिएंसी सिम्टम्स देखे जाएं तो क्या हो सकते हैं, हमारे पास फेराडॉक्सिन नहीं बनेगा, फेराडॉक्सिन नहीं बनेगा तो ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, ठीक है। अब फेराडॉक्सिन जो था अपना ये किसके अंदर था, फोटोसिस्टम 2 के अंदर, ठीक है। फोटोसिस्टम 2 में अपना बन रहा था NADPH2। मैं फिर से बोलूँगा, इस चैप्टर को सबसे लास्ट में पढ़ना, प्लांट फिजियोलॉजी के पहले बाकी चैप्टर स्टडी कर लेना, ठीक है। तो फोटोसिस्टम 2 में NADPH2 बनता है, अगर ये नहीं होगा तो NADPH2 नहीं बनेगा, अल्टीमेटली अपना फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। साथ ही साथ कैटलिस्ट एंजाइम में पार्टिसिपेशन है इसका, और वो एंजाइम क्या बनाती है, क्लोरोफिल बनाती है, तो अगर ये नहीं हुआ तो फिर अपना क्लोरोफिल भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको डिफिशिएंसी सिम्टम्स याद करने होते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट पे, जो कि अपना मैंगनीज। इसको एब्जॉर्ब किया जाता है किस फॉर्म में, मैंगनीज आयंस फॉर्म में, जो कि क्या है, एक बाइवेलेंट आयन है। मैंने आपसे कहा था कि आप इस चीज़ को याद कर लेना कि कौन कौन से अपने एलिमेंट जो हैं वो बाइवेलेंट फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, ये एक्टिवेट करता है मैनी एंजाइम्स जो इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। बेस्ट डिफाइंड फंक्शन जो है मैंगनीज का वो क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हमने देखा था क्या कि अपना जो वाटर है वो स्प्लिट करता है लाइट की प्रेजेंस में, साथ ही साथ Mn2+ की प्रेजेंस में, किसके अंदर, 2H+ में, 2 इलेक्ट्रॉन्स में प्लस O के अंदर, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसके पास जाते हैं, फोटोसिस्टम 1 के पास। ये प्रोटॉन जो होते हैं ये कहाँ पे जाते हैं, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और अपना जो O होता है इसका क्या फंक्शन होता है, ये दूसरे O के साथ कंबाइन करके बनाता है O2, ठीक है। तो ये हमने देखा था होता है किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर, यानी कि अगर ये नहीं हुआ तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं होगा तो फोटो सिस्टम 1 के पास से इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे, और अल्टीमेटली अपने जो क्लोरोफिल है, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन यानी कि लाइट की प्रेजेंस में एक्सेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी हम क्या निकाल सकते हैं, इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स निकाल सकते हैं, बार बार ही बताने की जरूरत है नहीं। ओके, आते हैं जिंक पे। तो जिंक भी ऑब्टेन किया जाता है किस फॉर्म में, बायोवेलेंट फॉर्म में। ये एक्टिवेट करता है वेरियस एंजाइम्स, स्पेशली कार्बोक्सिलेसिस, ठीक है। साथ ही साथ सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपना क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ये वाला चैप्टर भी हमने स्टडी, इसके भी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप उसको पहले वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। ओके, अब देखो जिंक के ना होने से एक स्पेशल डिसीज होती है जो एग्जाम में बहुत बारी पूछी गई है, तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो जिंक की डेफिशिएंसी से होती है लिटिल लीफ डिसीज। इस केस में क्या होता है, आपकी लीफ की शेप जो है वो कैसी हो जाती है, शिकल शेप्ड। अब इसको देखो, उसके साथ कंफ्यूज मत होना,
एक हमने ऊपर और डिसीज़ लिखी थी क्या, सिकल लीफ डिजीज़। दोनों के ऑलमोस्ट देखे जाएं तो सिम्टम्स एक जैसे हैं, दोनों के अंदर लीफ की कंडीशन एक जैसी होती है, लेकिन नाम अलग अलग है, ठीक है, और अलग अलग, सबसे पहली बात, सबसे अलग अलग एलिमेंट से हो रही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लीफ जो होती है वो रोसेट बनाने लग जाती है, या कह सकते हैं क्लस्टर बनाने लग जाती हैं, ठीक है। बाकी इसकी शेप शिकल सेप हो जाती है, क्लोरोसिस यहाँ पे भी देखने को मिलता है, और साथ ही साथ नेक्रोसिस भी देखने को मिलता है। क्लोरोसिस और नेक्रोसिस का मतलब हमने बता दिया है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है, कॉपर। कॉपर को CO2+ आयंस में अब्सॉर्ब किया जाता है, यानी कि क्यूप्रिक आयंस के फॉर्म में। एसेंशियल होता है फॉर मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स। आयरन की तरह ये भी एसोसिएटेड होता है उन एंजाइम्स के साथ जो इन्वॉल्व होती हैं किसमें, रेडॉक रिएक्शन में, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन कौन से होते हैं, जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता रहे, ठीक है। और ये भी अपना रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो जाता है फ्रॉम Cu+ टू Cu2+। अब देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे जो साइटोक्रोम होते हैं, ठीक है, उसके अंदर कॉपर भी प्रेजेंट होता है। अपना आयरन जो था किसके अंदर था, फेरिडक्शन के अंदर था। ऐसे ही वहाँ पे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स भी होते हैं जिसके अंदर कॉपर प्रेजेंट होता है, वो भी अपने इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अंदर। तो अगर कॉपर नहीं होगा तो फिर से हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ठीक है। कॉपर के ना होने से एक स्पेशल टाइप ऑफ डिसीज होती है, उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो उसका नाम क्या है, एक्जेंथीमा। एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया है कि एक्जेंथीमा किस वजह से होती है, कौन से मिनरल एलिमेंट की वजह से होती है, तो ये कॉपर की वजह से होती है। इस केस में क्या होगा कि जो बार्क होते हैं, ठीक है, ट्री का बार्क वाला पोर्शन जो होता है वो यील्ड करता है क्या, गम्स, यानी कि वहाँ से बहुत सारा गम एलिमिनेट किया जाता है या निकलता है, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट पे, बोरोन। तो बोरोन किस फॉर्म में अब्सॉर्ब किया जाता है, BO3 3 नेगेटिव, ठीक है, B4O7 2 नेगेटिव। आपको ये याद रखना है। अब बोरोन किस लिए रिक्वायर्ड होता है, फॉर अपटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ Ca2+। अब यहाँ से क्या पता लग रहा है कि अगर बोरोन नहीं होगा, ठीक है, और आपके पास कैल्शियम हुआ, तो आप कैल्शियम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अपटेक के लिए किसकी ज़रूरत है, बोरोन की ज़रूरत है, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, पोलोन जर्मिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि पोलोन के जर्मिनेशन के लिए हमें बोरोन का रिक्वायरमेंट होता है। सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। अब देखो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है इसके, ठीक है। सेल का पूरा इलोंगेशन और डिफरेंशिएशन करवा रहा है, यानी कि अगर ये नहीं हुआ तो कोई भी सेल अपना जो है इलोंगेट या डिफरेंशिएट नहीं करेगा, अल्टीमेटली वी कैन से ग्रोथ नहीं होगी। पोलन जर्मिनेशन, अगर ये मिनरल नहीं हुआ तो पोलन जर्मिनेट नहीं करेगा, पोलन जर्मिनेट नहीं करेगा तो फ्लावर्स नहीं बनेंगे, फ्लावर्स नहीं बनेंगे तो सीड नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप रिलेट कर पा रहे हैं इसको एसेंशियल क्राइटेरिया से, क्योंकि एसेंशियल क्राइटेरिया में बोला गया था कि ऐसा एलिमेंट जिसके ना होने से प्लांट की ग्रोथ पे, रिप्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़े, वो क्या होता है, एसेंशियल मिनरल होता है। तो अगर ये ना होगा तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है, पोलन जर्मिनेट नहीं करेगा तो वी कैन से अपना रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसको किस में रखा गया है, एसेंशियल मिनरल्स में रखा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे अपना मॉलिब्डेनम, इसको मॉलिब्डेटेड आयंस में अब्सॉर्ब किया जाता है। तो ये है अपना कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स, जैसे कि नाइट्रोजनेस हो गया, नाइट्रेट रिडक्टेस हो गया। अब इन दोनों एंजाइम का क्या फंक्शन होता है ये हम देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दे भी रखा है, बोथ ऑफ विच पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, यानी कि अगर मॉलिब्डेनम नहीं हुआ तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन वगैरह नहीं होगा। अब जैसे कि हमने आपको डिसीजेस बताई थी जिंक के केस में, कॉपर के केस में, ऐसे ही मॉलिब्डेनम के केस में भी एक डिसीज होती है, उसका नाम लिख देते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो डिसीज का नाम होता है विप टेल डिसीज, ओके। इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलता है, इंटरवेनल मॉटलिंग। यहाँ पे मॉटलिंग एक नया टर्म है, ठीक है। इंटरवेनल का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो ये अपनी लीफ हो गई, यहाँ पे प्रेजेंट है अपनी वेन्स, तो वेन्स के बीच वाला जो स्पेस होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, इंटरवेनल स्पेस। तो इन वेन्स के बीच में जब स्पॉट्स डेवलप कर जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मॉटलिंग। ये जो स्पॉट्स डेवलप कर रहे हैं, स्कार्स डेवलप कर रहे हैं, ये होते हैं अपने मॉटलिंग। अब क्योंकि वेन्स के बीच में, इसलिए क्या कह दिया, इंटरवेनल मॉटलिंग, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो लीफ होता है उसकी मार्जिन्स, यानी कि जो मार्जिन्स वाला पोर्शन है
ये कैसा हो जाता है, ग्रे हो जाता है। देखो इसके आपके सिम्टम्स नहीं पूछेंगे एग्जाम में, बस एग्जाम में लिख के भेज देंगे क्या कहते हैं कि विप्टिल डिसीज जो है अपना किससे होती है, और 4 ऑप्शन दे देंगे अलग अलग। ठीक है, तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, मॉलिबेटनम को सेलेक्ट करना है। लास्ट है अपना क्या, कॉपक्लोरिन, तो उसको भी स्टडी कर लेते हैं। अब ये किस फॉर्म में ऑब्जर्व किया जाता है, क्लोराइड एनाइन की फॉर्म में, सोडियम के साथ और पोटेशियम के साथ। ये हेल्प करता है डिटरमाइनिंग द सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, और साथ ही साथ एनाइन कैटाइन बैलेंस को मेंटेन करता है। अब सॉल्यूट कंसंट्रेशन का क्या रोल होता है, जैसे कि हमने ऊपर भी डिस्कस करा है, वो कहीं ना कहीं वाटर बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है या सेल की टर्जिडिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, जब हम स्टडी करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो हम देखते हैं क्या कि जब पोटेशियम आयन्स अपने अंदर आते हैं गार्ड सेल्स के अंदर, तो उसके साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ क्लोराइड आयन भी आता है। उसको डिटेल में डिस्कस किया गया है ट्रांसपोर्ट प्लांट्स के अंदर, तो वहाँ पे वो देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये भी एसेंशियल होता है किसके लिए, फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और ये रिएक्शन में लीड्स टू द इवोल्यूशन ऑफ O2, जो कि हमें पता है। अब एक यहाँ पे मिनरल डिस्कस नहीं किया गया है, उसको यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है अपना निकल के। अब निकल जो होता है अपना, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है किस फॉर्म में, बायोवेलेंट की फॉर्म में, यानी कि Na2+ फॉर्म में। इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है, लीव्स एंड रूट में, यानी कि वहाँ पे ये हेल्प करता है किसके अंदर, डिफरेंशिएशन के अंदर। ओके, ये कंपोनेंट होता है हमारी एंजाइम्स का, जिसका नाम क्या है, यूरिएसिस और हाइड्रोजनेसिस। यानी कि अगर ये नहीं होगा तो एंजाइम्स नहीं बनेंगे ये वाली। साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिया में पार्टिसिपेट करता है। ओके, तो यहाँ पे अब हमने डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रोल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम स्टडी करेंगे कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स की वजह से। देखो जो हमने स्टडी करें वो तो एडिशनल थे ही थे, वो तो बेसिकली आपको याद रखने हैं, चाहे आप एक बार इनको भूल जाएं लेकिन उसको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में वो सीधा सीधा डिसीज का नाम लिख के दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा और पढ़ने को मिलेगा, तो बेसिकली इसको हम सब फोकस करते हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब भी सप्लाई ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिकम्स लिमिटेड, ठीक है, तो प्लांट की ग्रोथ क्या होगी, रिटार्ड हो जाएगी। यानी कि जब एसेंशियल एलिमेंट का सप्लाई लिमिटेड होगा या कम होगा तो प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी। तो ये जो कंसंट्रेशन होती है एलिमेंट की बिलो विच प्लांट की ग्रोथ रिटार्टेड, या कह सकते हैं प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। जैसे कि मान लो कि अपना कोई प्लांट है, ठीक है, उसको 12 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर चाहिए नाइट्रोजन। ठीक है, यानी कि अगर उसको इससे कम मिला तो उसकी ग्रोथ रिटार्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने उसको 11 मिलीमोल सप्लाई करा तो ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी। तो बेसिकली 12 मिलीमोल क्या है, एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन है। अगर इससे ज़्यादा दिया तो कोई बात है ही नहीं, लेकिन इससे कम हुआ तो ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन ये सिर्फ एप्लीकेबल है किसके केस में, माइक्रोन्यूट्रिएंट के केस में, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई, ठीक है, तो क्या हो जाती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट के केस में ज़्यादा कंसंट्रेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, वहाँ पे हमेशा क्रिटिकल कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखनी पड़ती है। ओके, और जब कोई एलिमेंट प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन, तो उसको हम कहते हैं डेफिशिएंट। सिंपल सी चीज़ है, एक बार फिर से उसको समझ लेते हैं। जब कोई एसेंशियल एलिमेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट हो तो क्या होगी, प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड कर जाएगी। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट जिसके बिलो प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड कर जाए उसको हम क्या कह रहे हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन कह रहे हैं। ठीक है, और जब कोई एलिमेंट सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है बिलो इट्स क्रिटिकल कंसंट्रेशन या ऑप्टिमम कंसंट्रेशन, उसको हम डेफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, अब देखो ईच एलिमेंट हैज़ वन और मोर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल रोल इन प्लांट्स। ये हमने ऊपर स्टडी कर लिया है। हर एलिमेंट का हमने देखा एक से ज़्यादा ही रोल है, एक तो रोल है नहीं। अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एब्सेंस होता है तो प्लांट शो करेगा सर्टन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, और ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ये अपने इंडिकेटर होते हैं बेसिकली किसके, डेफिशिएंसी सिम्टम्स के। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली आपको सिर्फ सिंपली रीड करना है, इंपॉर्टेंट जब आएगा तो हम उसको बता देंगे। अब डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो होते हैं वो वैरी करते हैं फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। ओके, और ये डिसअपियर कर जाएंगे कब, जब आप डेफिशिएंट मिनरल न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करेंगे।
अब देखो ये हमने क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी में पढ़ा था कि जब किसी एलिमेंट की वजह से कोई डिसऑर्डर हो रहा है, ठीक है, तो उसका क्योर भी उसी डेफिशिएंट मिनरल की वजह से होना चाहिए, कोई और उसकी जगह नहीं ले सकता। ओके, हाउएवर अगर ये डेप्रिवेशन कंटिन्यू रहता है तो इवेंचुअली प्लांट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, जो कि बहुत कॉमन सी बात है। अब देखो जो ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो प्लांट के पास शो करते हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट के ऊपर। अब मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली मूव करना, ठीक है, किसी एलिमेंट का मूव करना। अब होता है क्या, यहाँ पे अपना क्या है, मैच्योर पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे अपना यंग पार्ट है। तो अपने जो मिनरल्स होते हैं वो बेसिकली मैच्योर पार्ट में स्टोर्ड हो रखे होते हैं, ठीक है, किसी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के फॉर्म में, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल के फॉर्म में, ठीक है, ऐसे इसको स्टोर कर रखा होता है। और यहाँ पे है अपना यंग पार्ट। तो जब यंग पार्ट को मिनरल्स का रिक्वायरमेंट होता है तो अपने जो एलिमेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे बेसिकली ब्रोक किया जाता है, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं तो यहाँ पे ब्रोक किया जाता है और मोबिलाइज कर दिया जाता है कहाँ पे, यंग पार्ट के अंदर। एग्जाम्पल के लिए अपने नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम ये बहुत ज़्यादा रीडली मोबाइल हैं, यानी कि बहुत जल्दी एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। अगर इन तीनों में से किसी की डेफिशिएंसी होगी तो मैच्योर प्लांट क्या करेगा, इनको ब्रेक, मतलब अपने कंपोनेंट्स को, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन है तो प्रोटीन्स को ब्रेक करेगा या अमीनो एसिड्स को ब्रेक करेगा और नाइट्रोजन यहाँ तक पहुँचा देगा, ठीक है। अब यंग पार्ट के अंदर तो पहुँच गया, लेकिन अब यहाँ पे इनकी कमी हो गई तो हमें डेफिशिएंसी जो होती है इस केस में कहाँ पे देखने को मिलेगी, मैच्योर पार्ट्स के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन बात करें दूसरे एलिमेंट के केस में, जैसे कि अपना होता है क्या, सल्फर, ठीक है, और कैल्शियम, तो ये रिलेटिवली लेस मोबाइल होते हैं, ठीक है, ये होते हैं अपने लेस मोबाइल। तो जब तक डेफिशिएंसी होती है ये यंग पार्ट्स तक पहुंच नहीं पाते, तो अब की बारी अपने जो सिम्टम्स हैं वो किस में दिखाई देंगे, यंग पार्ट्स के अंदर दिखाई देंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो सिम्टम्स हैं वो किसके अंदर पहले अकर करेंगे, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मोबिलिटी ऑफ मिनरल्स पे, ठीक है। और ऐसे एलिमेंट्स जो ज़्यादा जल्दी से मूव कर जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मोबाइल एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि अपने कौन कौन से हो गए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम। और ऐसे एलिमेंट जो इजीली मूव नहीं कर पाते यानी कि इमोबाइल होते हैं उसमें कौन कौन सा आ गया, अपना सल्फर और कैल्शियम। तो यहाँ पे इन्होंने यही एक्सप्लेन कर रखा है, एलिमेंट्स जो एक्टिवली मोबिलाइज होते हैं विद इन प्लांट्स एक्सपोर्टेड टू यंग डेवलपिंग टिश्यूज, ठीक है, और उनकी डेफिशिएंसी जो होती है वो कहाँ पे अपेयर करती है, फर्स्ट इन ओल्डर टिश्यूज, ठीक है, जैसे कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो गए किसके, नाइट्रोजन के, पोटेशियम के, मैग्नीशियम के। ये किस में देखने को मिलेंगे, एजिंग लीव्स के अंदर और सेनेसेंट लीव्स के अंदर। इन ओल्डर लीव्स बायोमोलिक्यूल जो होते हैं कंटेन करते हैं एलिमेंट्स, ठीक है, जिनको ब्रेक डाउन किया जाता है और इन एलिमेंट्स को अवेलेबल किया जाता है किसके लिए, फॉर मोबिलाइजिंग यंगर लीव्स, जो कि मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं और वीकेंड से बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर करेंगे यंग टिश्यूज़ के अंदर, कब, जब अपने एलिमेंट जो हो रिलेटिवली इमोबाइल हो और उनका ईजिली ट्रांसपोर्टेशन ना हो पाए फ्रॉम मैच्योर ऑर्गन्स, जैसे कि अपना सल्फर हो गया, ठीक है, एंड कैल्शियम हो गया। तो देखो इस पैराग्राफ को हल्के में मत लेना, ठीक है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, वो क्या क्या है, इमोबाइल कौन कौन से होते हैं एंड मोबाइल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो सल्फर एंड कैल्शियम जो होते हैं अपने क्या आते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं सेल के, ठीक है, इसलिए इनको ईजी रिलीज नहीं किया जा सकता। अल्टीमेटली यंग लीव्स तक क्या कह सकते हैं, यंग पार्ट्स तक पहुंचते नहीं है और हमें सिम्टम्स जो होते हैं पहले यंग पार्ट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, ये बहुत ही ईजी है, सिम्टम्स जो है बेसिकली इसका मीनिंग हमने पहले डिस्कस कर लिया तो यहाँ पे कोई दिक्कत होगी नहीं। अब देखो द काइंड ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो प्लांट शो करते हैं वो कौन कौन से हैं, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, ओके, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बर्ड्स एंड इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। क्लोरोसिस का मतलब हमने बता दिया था क्या, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, येलोइंग ऑफ लीव्स। अब ये सिम्टम्स कौन कौन से एलिमेंट शो करते हैं ये आपको यहाँ पे याद रखने लाए, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक और मॉलिब्डेनम, ठीक है। लाइकवाइज नेक्रोसिस, ये भी मैंने बताया था, डेथ ऑफ टिश्यू, ये कौन कौन शो करता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम, ठीक है। अब लैक ऑफ और लो लेवल ऑफ किसका, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मॉलिब्डेनम, ये कॉज करते हैं इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। अब देखो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर और मॉलिब्डेनम,
ये करते हैं डिले इन फ्लावरिंग इन सर्टेन प्लांट्स। कब? जब इनकी कंसंट्रेशन जो है वो लो हो। और ये मैंने आपको नाइट्रोजन के केस में लिखवाया था कि नाइट्रोजन जो होता है इनहिबिट करता है क्या? फ्लावरिंग। अब आपको इसको याद कैसे करना है, देखो इन सब सिम्टम्स को सारे जो ऊपर अपने एलिमेंट्स लिखे हुए थे तो उनके साथ में लिख लेना, ताकि आपको नीचे स्पेशली इस पैराग्राफ पे फोकस करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, और आपको वो साथ में ऊपर रोल पढ़ते पढ़ते ये अपने डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं वो याद भी हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ख़त्म होता है डेफिशिएंसी सिम्टम्स वाला पोर्शन। टॉक्सिसिटी भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अपने बाकी के बचे हुए टॉपिक्स कवर कर लेंगे। ओके, अब ये देखो हमने बात पहले भी डिस्कस करी थी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के केस में क्या होता है? टॉक्सिसिटी। क्यों? क्योंकि इनका रिक्वायरमेंट हमेशा लो अमाउंट में होता है। अगर इनमें डिक्रीज होगा, इनकी कंसंट्रेशन में डिक्रीज होगा, तो हमें क्या देखने को मिलेंगे? डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अगर मॉडरेट इंक्रीज हो जाएगा तो हमें देखने को मिलेंगे क्या? टॉक्सिसिटी। ठीक है, यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं कि अपने जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये वर्क करते हैं किसमें? नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में। ओके, अगर कोई भी मिनरल आयन टिश्यू का ड्राई वेट रिड्यूस करता है बाय 10%, उसको हम क्या कह देते हैं? टॉक्सिक कह देते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि अगर कोई भी मिनरल आयन अपने टिश्यू का ड्राई वेट रिड्यूस कर रहा है बाय 10%, उसको हम क्या कह देंगे? टॉक्सिक मिनरल। ड्राई वेट क्या होता है हमने पहले बताया था। आप एक प्लांट लो, उसको अच्छे से डिहाइड्रेट कर दो। जैसे कि मान लो 1 kg आपके पास मैटर आया पूरा ड्राई करने के बाद। ठीक है, अब इसमें वाटर भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर, तो पूरा ड्राई करने के बाद 1 kg ड्राई मैटर आया आपके पास। अब किसी मिनरल आयन की डेफिशिएंसी से इसमें रिडक्शन हुआ 10% का। 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लो। अब 10% का रिडक्शन, ठीक है, कितना होगा? सॉरी, यहाँ पे 100 आएगा। तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे 1 0 से 1 0 और ये, तो 100 का रिडक्शन, डेट मीन्स कि कितना बचा? 910 ग्राम। तो जब हमें ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? टॉक्सिसिटी कहते हैं। और यूजुअली किस वजह से होती है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से होती है। अब देखो ये जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, यानी कि ऐसी कंसंट्रेशन जहाँ पे टॉक्सिसिटी ऑब्जर्व करी जा रही है, ये वेरिंग करती है अमंग डिफरेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। यानी कि हर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अलग अलग कंसंट्रेशन पे टॉक्सिक होगा। ऐसा नहीं है कि भाई सारे थोड़ी सी बढ़ते ही टॉक्सिक हो जाएंगे, नहीं। ठीक है, अगर बात करें हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कितनी रिक्वायरमेंट होती है? लेस देन 10 मिलीमोल। ठीक है, तो अगर कोई 11 पे हो रहा है, हो सकता है कोई 13 पे टॉक्सिक हो रहा है, हो सकता है कोई 14 पे टॉक्सिक हो, है ना। तो ये इस लाइन का मतलब है। आगे आते हैं, टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स जो होते हैं डिफ़िकल्ट होते हैं टू आइडेंटिफाई। ओके, टॉक्सिसिटी लेवल्स फॉर एलिमेंट ये भी वेरी करते हैं फॉर डिफरेंट प्लांट्स। अब ये तो देखो मिनरल की कंसंट्रेशन हो गई कि वो इस कंसंट्रेशन पे टॉक्सिक एक्ट करेगा, लेकिन अब हो सकता है प्लांट की वेरिएबिलिटी, यानी कि हो सकता है कि भाई कोई प्लांट अपना 14 मिलीमोल पे टॉक्सिक इफेक्ट्स ना शो करे, हो सकता है वो 16 पे शो करे। तो दोनों पे डिपेंड करेगा बेसिकली, ऐसा नहीं है सिर्फ मिनरल आयन पे या ऐसा नहीं है सिर्फ प्लांट पे। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन देखो सही बताऊँ तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक ये मैंगनीज का उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, प्रोमिनेंट सिम्टम क्या होता है मैंगनीज की टॉक्सिसिटी का? अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरेटिक वेन्स। क्लोरेटिक वेन्स मतलब कि यहाँ पे क्लोरोसिस हो चुका है वेन्स का। ठीक है, साथ ही साथ मैंगनीज जो होता है ये अपना कॉम्पिटिट करता है किसके साथ? आयरन के साथ और मैग्नीशियम के साथ। ये मैंगनीज है, ये मैग्नीशियम है, तो ध्यान रखना है। फॉर अपटेक, ठीक है, विद मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम्स। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इन तीनों का अपटेक जो है किसका? मैंगनीज का, आयरन का, मैग्नीशियम का। ये किस पर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जिसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उसका पहले अपटेक होगा। तो इतनी बात यहाँ तक खत्म है। साथ ही साथ ये मैग्नीशियम के लिए कॉम्पिटिट करता है, मैग्नीशियम के साथ कॉम्पिटिट करता है किसके लिए? फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स ऐसी होती है जो मैंगनीज से भी बाइंड कर सकती है, मैग्नीशियम से भी कर सकती है, तो उस केस में भी ये कॉम्पिटिट करता है। ठीक है, अब मैंगनीज जो है ऑल्सो इनहिबिट करता है क्या? कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन सूट एपेक्स। तो पहले इस वाले पोर्शन को हम समझते हैं। जैसे कि मान लो मैंगनीज का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है कि आयरन और मैग्नीशियम का अपटेक नहीं करेगा प्लांट, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव अपटेक हो रहा है। ठीक है, एक इफेक्ट ये हो गया। साथ ही साथ जब कोई एंजाइम्स होगी जहाँ पे मैग्नीशियम का रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे मैंगनीज से बाइंड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी बेसिकली कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, और ये कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन भी नहीं होने देगा शूट एपेक्स के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने लास्ट में लिखा भी हुआ है कि मैग्नीज के एक्सेस की वजह से क्या हो सकता है? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। क्यों होगा हमने समझ लिया, एंड साथ ही साथ कैल्शियम। ठीक है,
तो ये क्या है अपने बेसिकली टॉक्सिसिटी सिम्टम्स हैं किसके, मैग्नीशियम के। ओके और इसको हम क्या कह सकते हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ मैग्नीशियम, आयरन एंड कैल्शियम। अब देखो उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हमने अभी ऊपर ही पढ़ा कि मैंगनीज की टॉक्सिसिटी से हम आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा प्लांट अपना जो है, ठीक है। अब जब वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा डेट मीन्स कि उसकी क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं कहीं ना कहीं इनकी डेफिशिएंसी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके तो यहाँ पे अपना टॉक्सिसिटी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ट्रांसलोकेशन जो कि बहुत इजी है, सॉइल के बारे में देखेंगे, फिर अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आएगा, मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। ओके थैंक यू सो मच।